तो भाइयों, आज हम फिर से आप लोग के लिए लेकर आए हैं वास्तविक संख्या का चैप्टर, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके क्लास 10th के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि इसमें हम जो भी क्वेश्चंस आपको देने वाले हैं वो आपके क्वेश्चन बैंक जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं वहां से लिए हैं। ठीक ना? क्योंकि 50 से 60% क्वेश्चन जो है आपको विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न से ही होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं, और कोशिश ये रहेगा कि एक ही वीडियो में पूरा आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले बताइए प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं एक से शुरू होने वाली, एक से स्टार्ट होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कभी भी माइनस बट्टा में दशमलव में नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, हमसे पूछा गया सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक से शुरू हो रहा है, तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होगा? एक होगा। इसमें ऑप्शन में देखिए कहीं पे एक होगा, है ना? पहला ऑप्शन 0 है जो कि होगा नहीं। -1 माइनस में तो होता ही नहीं है। सी, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है ना? इसको लॉक कर देते हैं। और डी, ये दो उससे बड़ी है। हमको सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछा था। अगर इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछता तो हम डी मारते, सबसे बड़ी में, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात और बताएंगे इसमें, पूर्ण संख्या के बारे में भी जानिए। पूर्ण संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसमें प्राकृतिक संख्या के परिवार में जब 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है तब जो संख्या बनता है तो पूरा संख्या पूर्ण संख्या का परिवार होता है। ठीक ना? तो अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या यहाँ पर हम लोग 0 लेंगे। ठीक ना? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 लेंगे, लेकिन एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे तब 1 बोलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, √12 का प्रमेयकारी गुणांक क्या होगा? तो √12 का प्रमेयकारी गुणांक ये हमसे पूछा गया है। यदि परमेय कौन ऐसा इसका मतलब गुना करेंगे इसमें जो इसको परमेय में कन्वर्ट कर दे, परमेय वाला संख्या में। परमेय संख्या आपको पता होगा कि ये रूट के अंदर नहीं होता है, ये रूट से बाहर होता है। ठीक है, तो देखिए √12 है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। √12 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 अतिया 12, है ना? यहाँ पर देखें तो जिसका जोड़ा लगेगा रूट से बाहर तो 2 का जोड़ा लगा, रूट से बाहर हो गया तो 2√3। अब इस पर विचार कीजिए, √12 को छोड़िए वहां। अब आपका ये क्वेश्चन रहा 2√3, इसका प्रमेयकारी गुणांक ढूंढिए। इसका जो प्रमेयकारी गुणांक होगा वही √12 का प्रमेयकारी गुणांक है। प्रमेयकारी गुणांक में सबसे छोटा गुणांक आपको ढूंढना है। अब देखिए यहाँ पर ये तो आपका 2 ऑलरेडी परमेय है, √3 क्या है आपका? अपरमेय। तो इसको किस संख्या से आप मल्टीप्लाई करेंगे जो ये परमेय में बदल जाएगा? सीधी सीधी बात है, ये अपरमेय है और इसी सेम संख्या को, अपरमेय वाला संख्या को अगर इसको गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा? अपरमेय में परमेय में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लाएंगे? जो यहाँ पर संख्या दिया रहेगा वही संख्या उठा के रख देंगे, यानी √3 से गुना करेंगे तो किसमें बदल जाएगा? परमेय में बदल जाएगा। देखिए ना, √3 गुने √3, एगो 3 देगा ना, और 2 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा? 6, जो कि एक क्या है? परमेय संख्या है। 6 क्या है? एक परमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें ऑप्शन था √3, √2, √6 और 2√3। तो 2√3 कभी ऐसा गलती नहीं करना है, 2√3 को आपको नहीं मानना है। हम बोले थे सबसे छोटा को ढूंढना। ये भी आपको परमेय में बदलेगा, लेकिन ये सबसे छोटा नहीं, उससे बड़ा देगा। सबसे छोटा के लिए आप जो संख्या यहाँ रूट के अंदर आए सेम वही संख्या सोचिए। ठीक ना? ध्यान रहे कि वो संख्या पूर्णतः गुणनखंड होकर आया हो, यानी अभाज्य के रूप में प्राप्त हो। उसके रूट में जो संख्या हो वो अभाज्य के रूप में हो, है ना? अभाज्य नहीं होगा तो सबसे पहले उसका गुणनखंड करेंगे। चलिए, तो आपका आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 तथा 60 का मौसा क्या होगा? 45 तथा 60 का मौसा निकालिए। देखिए मौसा वाला एगो क्वेश्चन पूछता है, एससीएफ इंग्लिश में लिखा रहेगा या हिंदी में मौसा, है ना? तो देखिए 45 और 60 का मौसा आप जैसे बचपन में निकालते थे उस तरह तरीके से निकाल लीजिए। 45 और 60 का मौसा, 45 से कम 45, है ना? 10 में से 5 गया 5,
5 में 4 गए 15, फिर 45 यहाँ पे उतारेंगे ये वाला अंक, फिर 15 तिया 45। इस प्रकार से 900 कितना आया 15। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक अशून्य परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यहां तक कि कंपटीशन के भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक अशून्य परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अशून्य मतलब शून्य को छोड़ करके, ठीक है ना। और इस बार एक बोर्ड की तरफ से गलती क्या हुआ था वो भी हम आपको बता रहे हैं, पहले इसमें हम बता दें। एक अशून्य परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल जब अशून्य कहे यानी शून्य को छोड़ करके, तब परमेय और अपरमेय का गुणनफल हमेशा अपरमेय होगा, ठीक ना। और डायरेक्ट ऐसे लिखा रहे कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल, तो आप हमेशा कहेंगे परमेय या अपरमेय, क्योंकि 0 एक परमेय संख्या है ना। यहां पर अशून्य शब्द नहीं लगाया गया, 0 एक परमेय संख्या। अगर 0 को हम किसी अपरमेय वाले टर्म से गुना कर देंगे तो वो 0 में कन्वर्ट कर देगा। अब मान के चलिए अगर 2 है, 2 को √3 से गुना कर दिए तो 2√3। अगर 0 है, 0 को √3 से गुना किए तो 0 है ना। तो उस स्थिति में वो परमेय दिया, और एक दूसरी स्थिति में अपरमेय दिया, तो हम कह सकते हैं परमेय या अपरमेय। बात समझ रहे हैं। अगर कहेगा कि शून्य सहित शून्य परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा, तब आप उस स्थिति में कहेंगे हमेशा परमेय, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस बार बोर्ड सीधा क्वेश्चन किया था, ये अशून्य शब्द नहीं था। इस बार 2024 में सीधा लिखा गया था परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चे आराम से मारे होंगे अपरमेय, बोर्ड ने भी जारी किया आंसर अपरमेय, लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं है। इसलिए क्योंकि देखिए 0 भी एक परमेय संख्या है, आप लोग पढ़ते हैं, आप भी समझिए 0 एक परमेय संख्या है। जब 0 को हम किसी भी अपरमेय वाले टर्म से गुना करते हैं, दुनिया के कोई भी डिजिट से आप 0 को गुना करिए, वो 0 में बदल देता है। ये बात आपको पता है। तो अपरमेय हो परमेय हो क्या फर्क पड़ता है, 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे वो 0 में बदल देगा, 0 एक परमेय संख्या है। बात समझ रहे हैं। तो परमेय और अपरमेय का गुणनफल पूछे तो आप हमेशा कहेंगे परमेय या अपरमेय। इस तरह के क्वेश्चन से बचिए, नहीं तो इसका देखिए, इसका बोर्ड को भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस देना चाहिए, जैसे कि देखिए बोर्ड ये जो हम अभी आपको क्वेश्चन लिए हैं, ये लगभग 2021 या 22 का क्वेश्चन लाए हैं। इसमें साफ साफ लिखा गया है एक अशून्य परमेय संख्या और अपरमेय संख्या गुणनफल। ये पूरा फ्रेश क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब हो जाता है जैसे कि अशून्य शब्द छोड़ दिया गया, अब पूछ रहा है परमेय और अपरमेय का गुणनफल, तो उस स्थिति में 2 ऑप्शन यानी परमेय या अपरमेय, ये वाला टिक करेंगे, डी ऑप्शन, ठीक है। वैसे अभी जो क्वेश्चन था, एक अशून्य मतलब शून्य को छोड़ करके परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल यानी गुना हमेशा क्या होगा, तो हमेशा आपका होगा अपरमेय। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। इसमें आप जो है 9th का जो है परमेय और अपरमेय वाला चैप्टर जो है, पहला चैप्टर, वो जरूर देख लेंगे, है ना। ये सब कॉन्सेप्ट उसमें बहुत अच्छा से दिया हुआ है ना, और शून्य शब्दों के लेकर और शून्य शब्दों को लेकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 2 धनात्मक पूर्णांक में इसे परिकलित यानी ज्ञात करने का तकनीक है, मेथड है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या देखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग मौसा ज्ञात करते हैं। मौसा मतलब एचसीएफ। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर ऑप्शन में है लॉसा, दूसरा है मौसा, तीसरा है भागफल और चौथा है शेषफल। तो ये मौसा ज्ञात करने की तकनीक है, मेथड है, ठीक ना। याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, तो मौसा ज्ञात करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मौसा ज्ञात करने की एक तकनीक है, मेथड है, ठीक है। दूसरा इसमें याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है केवल धन पूर्णांकों पर लागू किया जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किस पर लागू किया जाता है, केवल धन पूर्णांक यानी प्लस वाला पूर्णांक पर, ठीक है। अपूर्णांक संख्या आपको पता ही होगा। अगला देखिए, यदि p जो है, p एक धनात्मक पूर्णांक है यानी प्लस वाला संख्या है, तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप क्या होगा। देखिए समपूर्णांक और विषम पूर्णांक का रूप आपको पता होगा। समपूर्णांक का धनात्मक समपूर्णांक का रूप होता है, समपूर्णांक का रूप होता है 2q
जहां क्यू एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, और विषम पूर्णांक का रूप होता है बच्चों, विषम पूर्णांक का रूप होता है 2q+1, जहां पर q एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन है क्या, यहाँ पर आपका ऑप्शन हो गया 2p, यानी p एक धनात्मक पूर्णांक कह रहा था तो 2p हो जाएगा, है ना। इसमें आपको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, 2 से भाग लगे ऐसा सोचना है। तो 2 से भाग लगेगा तो सम पूर्णांक हो जाएगा, जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे वो विषम पूर्णांक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2p में 2 से पूर्णतः भाग लगेगा तो ये सम पूर्णांक है, इसमें भाग नहीं लगेगा, इसमें भी भाग नहीं लगेगा, इसमें भी पूर्णतः भाग नहीं लगेगा। अब देखिए 2 का गुणज भी होना चाहिए विषम और सम में, ठीक ना। 2 का मल्टीपल होना चाहिए, चाहे वो 4q+1 हो चाहे 4q+2 हो। तो 4q+2 में 4q में जो है 2 का मल्टीपल है, ठीक ना। जैसे 6q+2 या 6q+4 या 6q+5 इस तरह से आप देखते हैं तो 6 में आप क्या देख रहे हैं, 2 का मल्टीपल देख रहे हैं, ठीक ना। तो 2 का मल्टीपल भी होना चाहिए, चाहे वो सम हो या विषम। सम और विषम का पता उसके आर के मान पे निर्भर करता है। आप सूत्र को जानते होंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एगो सूत्र आया था, ए बराबर BQ+R। आर के मान पर निर्भर करता है सम और विषम। क्लियर है। सिर्फ ये याद रखना है कि जो गुणज है क्यू का वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 का मल्टीपल, ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है। अभी अभी हम आपको क्या बतलाए थे, सम जांचना है चाहे विषम जांचना है, आपको उसमें 2 का मल्टीपल देखना है। पहला b के q के गुणांक में, यानी q का जो गुणज होगा उसमें 2 का मल्टीपल आना चाहिए, है ना। यानी b के स्थान पर, या वो जो सूत्र आप जानते होंगे, a बराबर BQ+R, a बराबर BQ+R, ये जो b है, b में 2 का गुणनखंड होना चाहिए, है ना, 2 का पहाड़ा उसमें आना चाहिए। उसके बाद r का मान देखेंगे, अगर 0 है तो सम होगा, अगर 2 है तो सम होगा, अगर 4 है तो सम होगा, इस प्रकार से। अगर 1 है तो विषम, 3 है तो विषम, 5 है तो विषम, इस प्रकार से जाएगा। तो देखिए सम में है 2 का गुणज, सम में है ना, सम में 2 का गुणनखंड दिख रहा है। उसके बाद उसमें हमको देखना है विषम पूर्णांक। यहाँ पर देखिए 6q+0 है जो कि सम है, 6q+2 ये भी सम है, 6q+1 ये भी सम है आपका, इसको लॉक किया जाए। 6q+1 ये आपका विषम है, फिर 6q+4 ये आपका सम है। तो हमें विषम पूर्णांक बच्चों चुनना था, तो विषम पूर्णांक आसानी से हम लोग चुन लिए। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 संख्याओं का लॉसअ 2166 एवं उनका मौसअ 19 है तो उनका लॉसअ क्या होगा। तो ऑप्शन दिया गया है 38, 57, 114 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका फॉर्मूला होता है, लॉसअ आपको दिया गया है, 2 संख्या का लॉसअ पता है, उसका मौसअ पता है, तो उनका लॉसअ क्या होगा। ये क्वेश्चन कुछ जच नहीं रहा है, इसमें ये देना चाहिए 2 संख्याओं का गुणनफल ऐसा कुछ हो और उनका मौसअ दिया हो। हाँ, 2 संख्याओं का गुणनफल ही होना चाहिए, उसमें मिस्टेक था, उतारे हैं उस बुक में से, गुणनफल है ना। 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 एवं उनका मौसअ 19 है तो उनका लॉसअ क्या होगा। अब ये चल सकता है, ये क्वेश्चन होगा। अब देखिए यहां से एक सूत्र बनता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है सूत्र मौसअ गुने लॉसअ, मौसअ गुने लॉसअ, है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया है 2166, एचसीएफ आपको दिया है 19, एलसीएम नहीं पता है, एलसीएम नहीं पता है। तो एलसीएम के लिए भाई क्या करेंगे, एलसीएम, एचसीएफ इधर गुना में है 19, इधर ले आएंगे, ये चला जाएगा बट्टा में, यानी भाग में। 19 से 2166 में भाग दीजिए, 19 से 2166 में हम लोग भाग देते हैं, देखते हैं। आप देखिए 19 का पहाड़ा पड़ेंगे, 19 से कहीं ऊपर 19 है ना, 21 में से 19 चला गया, 21 में से 19 चला गया तो 2 बचेगा, 6, फिर 19 से कहीं 19 लगाएंगे, है ना। 16 में से 9 गया 7, 1 में से गया 0, फिर 6, 19 दिया 57, 19 चौक 76, 19 चौक 76। चलिए तो ये कट गया पूर्णतः 114 आ रहा है, ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना। चलिए इसी तरीके से हम लोग आगे भी क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन,
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ठीक ना। और क्वेश्चन फिर से रिपीट, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको सम और विषम पूर्णांक के लिए, वो क्वेश्चन तो कन्फर्म आप रहिए कि ये क्वेश्चन आपके 2025 में भी आएंगे, ठीक ना। चाहे वो जो भी पूछे, लेकिन या तो पूछेगा सम धनात्मक पूर्णांक को चुने या विषम धनात्मक पूर्णांक को चुने। इसमें गलती थोड़ा भी नहीं करना है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। आपको इस सम में 2 का गुणज देखना है। पहला वाला बी क्यू जो है, बी का जो मान होता है बी का, उसमें आप 2 का पहाड़ा देखिए, 2 का पहाड़ा में आ रहा है कि नहीं, यानी उसमें 2 आ रहा है कि नहीं, आपको ये ढूंढना है, ठीक ना। 2 आएगा तभी आप उसमें सम और विषम को पहचान कर पाएंगे। अगर 2 का गुणज नहीं है तो सम और विषम का पहचान उसमें नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए 3q+1 है तो ये कौन सी संख्या है, तो 3q के लिए तो होगा ही नहीं, समझ रहे हैं ना। सिर्फ सम संख्या के लिए उसमें जाएंगे। उसके बाद r के मान पर डिपेंड करेगा सम और विषम। देखिए यहां पर देखिए, हमसे पूछा गया m एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप देखना है। वैसे विषम पूर्णांक का रूप हम लोग याद किए थे, याद कीजिए 2m+1 या 2p+1 या 2n+1, इस प्रकार से याद रखते हैं बच्चे लोग, है ना। तो 4m+2, यहाँ पर देखिए 4 में 2 का गुणज है, क्लियर है। यहाँ भी 4 में 2 का गुणज है, यहाँ भी 4 में 2 का गुणज है, इसमें इनमें से कोई नहीं। तो 3 ऑप्शन मेरे पास है जिसमें दिया गया है, और 4 में 2 का गुणज भी आ रहा है। अब बात रहा कि हमसे विषम पूर्णांक पूछा जा रहा है, तो ये आपको देखिए यहाँ पे BQ+R है ना फॉर्मूला, BQ+R। तो BQ के मान में तो हम देख लिए कि 2 का पहाड़ा आ रहा है। अब R का मान डिपेंड करेगा, अगर विषम वाला है तो अंत में 1 3 5 7 इस प्रकार से देखना है, और सम वाला है तो 2 4 6 8 इस प्रकार से देखना है, या 0 देखना है। तो यहाँ पर देखिए 2 है, R का मान क्या है, 2 है, तो ये एक सम पूर्णांक है, ये नहीं होगा। यहाँ R का मान 4 है, ये भी एक सम पूर्णांक है। यहाँ 4m+1 यानी R का मान 1 है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप 4m+1 के रूप का होगा, जहां m एक धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक ना। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं, है ना। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अगर आपको ये चीजें अच्छे समझ में नहीं आया है तो आप बोलिएगा, हम इसका एक अलग से हम इसका वीडियो दे देंगे, जिसमें सम और विषम धनात्मक पूर्णांक को पहचानने का बहुत ही अच्छा से क्लियर कर देंगे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, संख्या 2.13, डबल 13, ट्रिपल 13, 4 गो 13 डॉट 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 है। देखिए डॉट 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 है, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या और परमेय संख्या, और इनमें से कोई नहीं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में भी बच्चे फंसते हैं। अब इसमें करना क्या है, सो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2.13, डबल 13, ट्रिपल 13, 4 गो 13 देख रहे हैं ना। ये जो आप तरीका देख रहे हैं संख्या को जिस तरीके से सजाया गया है, ये सजाने का तरीका अपरमेय संख्या के रूप में इसे ही सजाया जाता है। आप 9th में सीखे होंगे अपरमेय संख्या, 2 परमेय संख्या के बीच या 2 अपरमेय संख्या के बीच अपरमेय संख्या निकालना। एक और पहचानने का तरीका है, देखिए दशमलव के बाद यदि कोई संख्या और संख्या के बाद आपको डॉट डॉट लग गया, संख्या सिर्फ रिपीटेड ना हो, यानी अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, तब वो संख्या हमेशा अपरमेय होगा। अगर अंकों का पुनरावृत्ति है तो संख्या परमेय होगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर अंकों का पुनरावृत्ति नहीं, यहाँ पर 1 गो 1 है, यहाँ पर 2 गो 1 है, यहाँ पर 3 गो 1 है, यहाँ पर 4 गो 1 है ना। तो अंकों का पुनरावृत्ति नहीं हुआ, ये अंक बढ़ रहा है। यहाँ पर 5 गो 1 आएगा, आगे 6 गो 1 आएगा, डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट शब्द लग गया ना, ये कौन सी संख्या है, अपरमेय संख्या। अगर ये डॉट डॉट शब्द नहीं रहता, यहाँ तक सीमित रहता, डायरेक्ट यहाँ तक कुछ इसके आगे कुछ नहीं रहता, तो ये परमेय में बदल जाता, क्योंकि दशमलव को उड़ा करके हम इसको बट्टा में लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। उसके बाद परमेय वाला को कैसे पहचानिएगा, तो परमेय वाला में जैसे मान लीजिए 2.33333 इस प्रकार से डॉट 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 दे दिया गया, तो ये परमेय संख्या है। अगर डॉट डॉट नहीं भी है तब भी ये परमेय संख्या है। बात समझ रहे हैं ना। डॉट डॉट लग गया तो ये शांत आवर्ती हो जाता है, और ये अशांत अनावर्ती है, सॉरी ये अशांत आवर्ती हो जाता है और ये अशांत अनावर्ती, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका 10 का होगा वो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। क्लियर है। चलिए आशा करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और ये वीडियो हम आज शूट किए हैं और देखे हैं कि 10 क्वेश्चन दिए हैं, आप लोगों को बताए हैं, कैसा लगा है बताइएगा। कोशिश करेंगे इससे बेहतर बनाएं। और